साथी बार क्या आपको आवाज आ रही है? एक बार मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। कोई भी साथी कोई कमेंट करके या कुछ करके, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ भाई आवाज आ रही है। और कोई साथी अगर अगर इस लाइव में जुड़ना भी चाहता है तो वो भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है, ताकि हम लोग फिर उनको भी जोड़ लेंगे। क्या किसी को आवाज आ रही है? कोई साथी कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि हम लोग इस चर्चा को शुरू कर लें। और भी अगर कोई साथी इधर उधर है। रमेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बाकी लोग जिनको जो सुन रहे हैं वो लाइव में जो मौजूद है वो एक बार बता देंगे तो ठीक रहेगा। ओके, नरेंद्र सैनी जी, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। जोहार जोहार जोहार। इसमें कुछ साथी। ओके, अरे वाह, क्या बात है। मैं चाहता हूं कुछ जुड़ जाए। हंसराज, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, एक बार जुड़िए। और कप्तान साहब को भी मैं जोड़ रहा हूं। मैं एक बार साउंड राम जी, आपको भी मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। ये शायद क्या मसला है। आपको भी रिक्वेस्ट गई है, एक बार जुड़िए। तब तक कप्तान साहब भी आ रहे हैं। प्रॉपर आवाज आ रही है? शुक्रिया हंसराज। जुड़िए अगर जुड़ सकते हैं तो थोड़ा सा चर्चा को शुरू किया जाए, तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। कप्तान साहब, एक बार आप उधर से सावराम जी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एक बार थोड़ा सहूलियत होगी, एक बार भेजिए तो। हंसराज, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक बार सावराम जी को जोड़ के देखता हूँ। मैंने कप्तान साहब आपको रिक्वेस्ट भेजी है, एक बार देखिए। जी, सावराम जी आ गए। जी जी सर, नमस्कार। सावराम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। तो कोई नहीं, हम लोग चर्चा को शुरू करें। 8 बज गए हैं। जी सर, जी सर। होना है एक आध मिनट और। अभी स्टार्ट कर सकते हैं सर, शुरू कर सकते हैं। कोई वैसे नहीं, मैंने पहले तो भी इन्फॉर्म चर्चा कर को दिया था। आप ही शुरू करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये मिशन आप ही का है, तो आप इसको आगे लीड करिए। फिर और भी लोगों को जोड़ते रहेंगे अपन बीच बीच में। जी सर, जी क्या सर। इसमें दो से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, इसमें 2 से ज्यादा लोग भी जुड़ सकते हैं। तो हंसराज और जो साथी थोड़ा सा और इस तरीके की चीजों में इंटरेस्टेड है, वो एक बार रिक्वेस्ट भेजेंगे तो। अब आपकी जी आवाज सर, है, आप शुरू कीजिए। जी सर। मेरे पास तो सर, वैसे मैंने कल इसका ग्राउंड बना दिया था आज के वीडियो का। मैंने कल मतलब कोई जो नहीं, अपने कुछ सभी साथी फ्रेंड आज है नए उन्हें। जुड़े हैं तो उनको लिए भी एक बार हो जाए। जी सर, जी सर। जी सर, प्लीज। तो दोस्तों, वही जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये यूजीसी क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। साथ में जो यूजीसी कानून है, इसके इसके जो मतलब इसके पहले जो 20 सालों का 30 साल का जो संघर्ष है, एक्चुअली उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा बताया था। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि मेरे वीडियो बहुत ही बेसिक होते हैं, और वो इनिशियल्स के लिए होते हैं, जो शुरुआती लोग होते हैं, है ना। उन लोगों के लिए होते हैं। और एडवांस की अपन बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र उन्हीं सब के बारे में बताने वाले हैं। बिकॉज है ना, ये प्रोफेसर होने के नाते इनके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर है, इनका नॉलेज भी मतलब काफी मतलब वाइड है ना। तो ये सारी बातें हैं। साथ में ही डॉक्टर साहब, आज थोड़ा सा अपन टाइम है ना 30 मिनट्स 35 मिनट्स का ही रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो लंबा हो जाता है ना टाइम, तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा नहीं चलता। फेसबुक पे उसे प्रमोट नहीं करती, जबकि अपनी कोशिश है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, है ना। ये बात है। तो मैं तो बस इतना ही बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग समझते हैं
कि ये जो सवर्ण लोग इसका विरोध कर रहे हैं ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ इस तरह की बात है कि उन्हें वास्तव में महंगा पड़ रहा हो यूजीसी कानून, तो इस तरह का मतलब कम से कम मेरी राय में इस तरह की कोई भी बात नहीं है। ऐसा किस लिए है कि मैंने कल भी बताया कि बल्कि इसके लिए तो आंदोलन हम लोगों को करना चाहिए था कि ये जो भी जो विनियम आया है, जो भी रूल्स हैं, जो भी कानून है, इसको इतना कमजोर बनाया गया है कि हमारे लिए इसका कुछ कोई खास मतलब नहीं होता है। एक तरह से लॉलीपॉप पकड़ाया गया है ना। बिकॉज इसमें जो भी एक्चुअली जो इक्विटी सेल बनने वाली है, तो इक्विटी सेल के जो भी मेंबर्स हैं या मुखिया हैं, उनको डेमोक्रेटिक तरीके से चुनने का कोई भी प्रावधान इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो राजतंत्रात्मक के तरीका ही है इनको चुनने का। और जब डेमोक्रेटिक तरीका नहीं हो तो आप समझ ही सकते हो कि हमें इंसाफ कैसे मिलेगा, है ना। इस तरह की कुछ बातें हैं। बाकी डॉक्टर साहब जब आप फ्री हो जाओ तो प्लीज आप शुरू कर दीजिएगा, है ना। जरूर जरूर जरूर। ओके, तो जी सर। मैं फ्री हूँ। तो साथियों, जी आप सभी को सलाम, नमस्कार, जय भीम, जोहार। साथियों, जिस मसले को लेकर के अभी कप्तान साहब आप सबसे रूबरू हो रहे थे और कल भी उन्होंने बहुत विस्तार से इस सब चीजों के बारे में बात किया था, तो ये जो गजट नोटिफिकेशन है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से आया है। भारत सरकार का गजट है और ये बेसिकली देश भर के हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें कि अलग अलग कॉलेजेस आते हैं, वो आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, वो सारे के सारे संस्थान जहां जो इक्विटी सेल में आता है, तो उन सब के लिए ये कानून जो है जो गजट नोटिफिकेशन उसके लिए आया है। तो इक्विटी गजट सेल नोटिफिकेशन का नाम जो है डेमोक्रेटिक। कप्तान साहब आपकी आवाज उधर से थोड़ी सी आवाज आ रही है। जी सर सॉरी। तो गजट नोटिफिकेशन का नाम है प्रमोटिंग द इक्विटी, मतलब हिंदी में समझ लीजिए तो समाज में या यूनिवर्सिटी के भीतर बराबरी बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये कानून है। सिंपल भाषा में कि जो यूनिवर्सिटीज में जो कॉलेज, उन सब गैर बराबरियों को खत्म कर सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ये प्रयास है। अब सवाल ये है कि इससे हो क्या जा रहा है आखिर। भाई, हमने कोई चीज मांगी तो है नहीं, हमने किसी के लिए स्पेशल कोई चीज नहीं मांगी, ना आदिवासियों ने कुछ एक्स्ट्रा मांगा, ना दलितों ने कुछ मांगा, ना ओबीसी ने कुछ मांगा। बात हुई बराबरी की, उस बराबरी की जो हमारे संविधान में कहा गया है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबके साथ कास्ट, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, किसी लाइन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसी बराबरी की बात थी जो आर्टिकल 17 के आसपास में आती है, ठीक है। उसी भेदभाव को खत्म करने की बात थी, उसी बराबरी को यहां पर यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी गजट नोटिफिकेशन के नाम से लाया गया है। ओके, क्या ये पहली बार आया है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, 2012 में भी ये था। और ये दरअसल अभी नई शक्ल में क्यों आया, इसकी वजह थी। इसकी वजह ये थी कि पिछले आपने 1-1.5 दशक में देखा होगा, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाति के नाम पर बहुत सारा उत्पीड़न हो रहा था। जैसे हमने कई एग्जाम्पल देखे, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर बताऊं, 2012 में मार्च के महीने में एक लड़के ने एम्स में, जो दिल्ली एम्स है, उसमें सुसाइड किया था। उसका नाम था अनिल मीणा। अनिल मीणा ने सुसाइड किया था और उसने एम्स में, जो कि एक डॉक्टर बच्चा था, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, उस बच्चे ने, अनिल मीणा ने आरोप लगाया कि उसके साथ उसकी एम्स के डायरेक्टर्स, उसके साथी जो सीनियर्स थे, उसके साथी बच्चे थे, उसके टीचर्स ने जातिगत भेदभाव किया और उसको लगातार उसके कई पेपर्स में फेल करते रहे। तो उसको लेकर के कुछ दिन तक आउटरीच रहा, लेकिन फिर मामला एम्स ने दबा दिया। फिर कुछ दिनों बाद सफदरजंग ने शिकायत की यूजी सरकार को कि हमारे साथ जाति देखभाल नंबर होता दिया जाता है। फिर उसमें जांच हुई, पाया गया कि सफदरजंग अस्पताल में सही में जाति देख करके नंबर दिए जा रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है कि कोई कह दे कि मुसलमानों का संस्थान हो, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ नाम सफदरजंग है, लेकिन वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है।
तीसरी चीज, इसके बाद में आपने देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस तरीके के थे, लेकिन हो ये रहा था कि कभी रिपोर्ट नहीं होते थे या कभी हाईलाइट नहीं होते थे। ये पहली बार 2010 के बाद था कि सोशल मीडिया आया, फेसबुक और व्हाट्सएप जो है, ट्विटर वगैरह, इन सब के चलते क्या प्रचार होने लगा, न्यूज एक दूसरे को पता चलने लगी। 2016 में आपको याद होगा, इसी 17 जनवरी की तारीख थी 2016 में, हमने देखा रोहित वेमुला ने सुसाइड किया था हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और उसमें उन्होंने अपने जो था कि उसके साथ जाति आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसकी फेलोशिप, जो पीएचडी का छात्र था, उसने कहा कि भाई मेरी फेलोशिप लगातार रोकी जाती रही, मुझे फेलोशिप नहीं दे रहे, मुझे हॉस्टल से निकाल दिया। फेलोशिप यूनिवर्सिटी को देनी थी, हॉस्टल यूनिवर्सिटी का था, निकालने वाले यूनिवर्सिटी थी, तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी का था, उसको निकाल दिया गया और उसको लगातार जाति बेस पर टॉर्चर किया गया। फाइनली अंत में उसने सुसाइड कर लिया और उसने लिखा ये बात कि आप में एक दुर्घटना है। तो कोई आदमी अगर ये कह दे कि उसकी जाति के चलते अगर किसी का पैदा होना ही अगर एक दुर्घटना है, तो सोचिए वो आदमी कितना प्रताड़ित रहा होगा। क्योंकि हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि कोई भी इंसान इस तरीके की परेशानी से जो गुजरता है, जो सुसाइड्स करते हैं, उनके नोट्स को आप पढ़िए तो उसमें वो आदमी हकीकत कह रहा होता है, वो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, तो उसके साथ जो भी थे वो बता देता है, बस इतना, क्योंकि उसे अब किसी चीज का भय तो है नहीं। उसके कुछ ने देखा कि महाराष्ट्र का एक मेडिकल कॉलेज था जहां पर पायल तड़वी, जो कि भील समाज से आती थी बच्ची, महाराष्ट्रियन भील थी, उसने सुसाइड कर लिया। और वो एमबीबीएस की छात्रा थी, उसने अपने साथी 3 जो एमबीबीएस डॉक्टर्स थी उसके साथ वाली, जिसमें तीनों अपर कास्ट थे, उसमें एक अग्रवाल टाइटल के साथ एक महिला भी थी, उन तीनों के ऊपर ये भेदभाव के आरोप लगाए कि ये लोग मुझे जातिगत आधार पर टॉर्चर करते हैं। और उसके टीचर्स जो करने देते, या लैब का टाइम उसको हमेशा या तो रात को दिया जाएगा कि आप रात में आकर के लैब यूज कीजिए, दिन में कभी उसको लैब नहीं यूज करने दिया गया, लाइब्रेरी में उसको बैठने नहीं। तो इस उसके बाद हमने आईआईटी में दर्शन सोलंकी का केस देखा। उसके बाद हमने आपको याद होगा तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ऐसे सैकड़ों केस है। मतलब भारत सरकार का एक डेटा है जो कहता है कि लगभग तमाम यूनिवर्सिटीज में सुसाइड्स हुए लगभग 600 के आसपास पिछले 4-5 सालों में। और हरासमेंट के केसेस तो और भी ज्यादा है, लगभग वो 1500 के आसपास हरासमेंट के केस है यूनिवर्सिटीज में। अब पहली चीज तो ये है कि हरासमेंट बहुत कम रिपोर्ट ही होता है। खैर, मैं स्टोरी पे आता हूं वापस। तो इस तरीके के तमाम ये जब केस हुए थे, तो हम लोग लगातार, खास करके रोहित के केस के बाद से एक्टिव थे, हम लोग लगातार एक बात कह रहे थे कि जातिगत उत्पीड़न हो रहा है कैंपसेज में, इस पे कुछ एक्शंस लेना चाहिए, सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए, यूजीसी को एक्शन लेना है। एक चीज तो याद ही होगी, जो राजस्थान का केस था, वो शायद बाड़मेर या जैसलमेर का केस था, जहां वो बच्चा था इंद्र मेघवाल, जो पानी की मटकी छू लिया था और उसको टीचर ने इतना मारा कि वो अस्पताल में जाके दम तोड़ दिया। वो तो स्कूली बच्चा ही था। खैर, तो ऐसे बहुत सारे वाकयात यूनिवर्सिटियों में हो रहे हैं अलग अलग लेवल पे। तो इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत सारा आंदोलन चलाया और उसमें हम लोगों की डिमांड थी कि रोहित वेमुला की याद में एक रोहित एक्ट बनाया जाए, और वो एक्ट, उसका नाम ही रोहित एक्ट, और इस तरीके की एट्रोसिटीज पर रोक लगाए। तो लगातार प्रेशर बन रहा था, लेकिन बात नहीं बनी। फाइनली जो है कर्नाटक सरकार ने, जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार आ गई है, वहां पर प्रेशर हम लोग बनाए, कांग्रेस पर प्रेशर बनाए, और कांग्रेस प्रेशर में आकर के कर्नाटक ने उसे लागू कर दिया, रोहित एक्ट को। रोहित एक्ट में उन्होंने एक चीज और इंट्रोड्यूस की, उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे सजा का भी प्रावधान है, जो कि इस एक्ट में नहीं है, यूजीसी एक्ट में नहीं है, जिसको लेकर के हमारी शिकायत भी है। उसमें यह भी है कि अगर कोई मतलब अगर कोई साबित हो जाता है कि उसने जातिगत आधार पर भेदभाव किया है, तो उसे सजा मिलेगी। सजा में जेल की भी सजा है, उसमें जुर्माना भी शामिल है, और कैंपस से निकालना, उसकी डिग्री रद्द कर देना, वो सब तो शामिल है ही है। तो ये चीज हुई। उसके कुछ दिनों बाद तेलंगाना की सरकार ने कह दिया, कांग्रेस की ने, कि भाई हम भी रोहित एक्ट लेकर के आ रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रहा था। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो एक्शन लिया, और सुओ मोटो एक्शन लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने
आंदोलनों के दबाव में ये कहा सरकार को कि आप कुछ इसमें कीजिए। और 2024 में, 24 के एंड में और 25 की शुरुआत में भारत सरकार ने एक 30 सदस्यीय जो एक कमेटी का फॉर्मेशन किया, जिसमें सारे के सारे पार्लियामेंटेरियंस थे। और उन 30 सदस्यीय पार्लियामेंटेरियन कमेटी में स्टैंडिंग कमेटी थी, जो कि एजुकेशन, विमेन्स, चाइल्ड और इस तरीके से यूथ करके नाम से वो आती है, डेवलपमेंट कमेटी समथिंग कुछ नाम है उसका। उसको चेयर कर रहे थे कांग्रेस। उस कमेटी में 16 सांसद बीजेपी से थे, 4 कांग्रेस के, 3 तृणमूल से, 2 सपा से, 2 जो है सीपीएम से, 2 एनसीपी से। इस तरीके से उसमें कंपोजिशन था। उसमें 30 लोग थे, जिसमें बहुमत बीजेपी का था। बीजेपी के लोगों में संबित पात्रा भी उसमें शामिल थे, रविशंकर प्रसाद भी उसमें शामिल है, जो सुषमा स्वराज की बेटी है बंसुरी स्वराज, वो भी उसका हिस्सा थी। और इन सब ने पिछले साल रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट जो है उसमें ये बातें कही कि हाँ, यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज है उसमें भी हो रहा है, जो प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटीज है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उसमें भी। और वहां तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं, वहां कोई सुनने वाला भी नहीं, वहां तो फैकल्टी भी एसटी एससी ओबीसी की नहीं, वहां तो सिर्फ बच्चे कुछ जाते हैं। तो खैर, तो अब जब उसकी रिकमेंडेशन आई, तो उस रिकमेंडेशन में 10वें नंबर की रिकमेंडेशन में एक क्लियर कट कहा गया था कि एसटी एससी ओबीसी, महिला और विकलांग बच्चों के साथ में यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये कहते हुए उन्होंने जो है कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी, और उसके बाद ये गजट नोटिफिकेशन अभी 13 जनवरी को आ गया। और इसके बाद से एक अगली चीज हुई। अब एक और चीज समझ लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन होता किस किस टाइप का है। यूनिवर्सिटीज में कई कई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे मैं कुछ नोट किया था, एक पहला जो होता है जाति देख करके नंबर देना, वो सबसे कॉमन है। उसके बाद जाति देख करके फेल कर देना, पास कर देना, ये है। जाति देख करके, नाम देख करके लैब यूज करने देना, नहीं करने देना, ये खास करके मेडिकल और आईटी वालों के इसमें ज्यादा होता है, लैब की जो कहानी है। पीएचडी में जो एडमिशन है, क्योंकि यहाँ कोई एग्जाम ज्यादातर नहीं होती, आजकल तो यूजीसी का एक एग्जाम होता है, उसके हिसाब से सारे लोग आते हैं, लेकिन उसका वेटेज नहीं है, उसका वेटेज है इंटरव्यू का। तो सारे एडमिशन इंटरव्यू के बेसिस पे, और इंटरव्यू में बैठने वाले लोग शक्ल देख के एडमिशन देते हैं, तो पीएचडी एडमिशन। उसके बाद उसमें यहां जाति पे देखकर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर एडमिशन हो गया तो सुपरवाइज, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, हमारे मीणा समाज का एक बच्चा है आईआईटी कानपुर से, मुझे लगभग 2-3 महीने पहले कॉल किया। उसका कहना है कि सर, मुझे पीएचडी में आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिए हुए लगभग 1.5 साल हो गए, लेकिन मुझे आज तक 1.5 साल से मुझे पीएचडी कराने के लिए कोई सुपरवाइजर अलॉट नहीं किया। टोटल 5 साल की पीएचडी, आईआईटी कानपुर से पीएचडी करने वाले छात्र को, जो साइंस का विद्यार्थी है, अगर उसको 1.5 साल तक लैब नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो अपनी पीएचडी कभी भी जीवन में भी टाइम पे खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि मिनिमम पीएचडी साइंस और इसमें मेडिकल में फिनिश करने के लिए आपको 5 से 6 साल चाहिए ही चाहिए। तो मतलब ये हो गया कि उसके 1.5 साल तो वैसे ही चलेंगे, तो अब उसको 1.5 साल तो एक्स्ट्रा पीछे लगाने ही लगाने हैं। तो सोचो, जिस व्यक्ति को 1.5 साल तक सुपरवाइजर ही नहीं मिला, तो इसका मतलब हो गया उसका कोई काम ही आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसकी फाइल ही आगे नहीं बढ़ी, उसमें कोई काम ही नहीं हुआ, उसका टॉपिक फाइनल नहीं है, उस पर वो रिसर्च नहीं कर सकता, उस पर लैब नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लैब तब मिलेगी जब सुपरवाइजर मिलेगा। सुपरवाइजर आपको मिला ही नहीं है, तो 1.5 साल से आप ऐसे ही भटक गए। तो एडमिशन के बाद सुपरवाइजर की कहानी। सुपरवाइजर के बाद अगला हिस्सा आता है कि क्या सुपरवाइजर आपकी पीएचडी थीसिस जमा करा रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे देश की आईआईटीज में, सारी आईआईटीज की कहानी यह है कि उसमें 50% डिपार्टमेंट आईआईटीज कैसे हैं जिन्होंने आज तक अपने जीवन में एक भी आदिवासी बच्चे को पीएचडी नहीं कराया, आज तक नहीं कराया। आधे डिपार्टमेंट है आईआईटीज में, एक भी बच्चे को पूरे जीवन काल में आईआईटीज ने पीएचडी नहीं कराई। सोचिए, तो अगर सुपरवाइजर किसी को मिल भी गया तो वो पीएचडी नहीं कराएंगे, वो पीएचडी लटका देंगे, आपकी 5 साल 6 साल 7 साल लटकी रहेगी। या तो आप खुद छोड़ के चले जाइए, या वो खुद आपकी थीसिस ही नहीं सबमिट होने देंगे, और उसके बाद आपको डंप करा देंगे। तो ये एक अगले लेवल का हो जाता है, सबमिशन वाला। उसके बाद अगला हिस्सा आता है, वो आता है नौकरियों वाला, जहां पर कि अगर आपको कहीं नौकरी चाहिए, तो
तो इंटरव्यू वही लोग लेंगे, वहां पर उन्हीं का बहुमत है। तो इंटरव्यू जब वो लेंगे तो जो पीएचडी एडमिशन नहीं दे रहा है, जो आपको सामान्य एडमिशन नहीं दे रहा, वो नौकरी भी क्या देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 2.5 साल में कम से कम नहीं तो 250 से ज्यादा पोजीशंस ऐसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट की, प्रोफेसर की, जिन पे की एक मतलब एसटी एससी ओबीसी के बच्चों को खाली रख दिया गया, वो सीटें खाली रह गई। ठीक है, और ये आंकड़ा ऐसा है, एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं, इस देश में लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, उनकी संख्या लगभग है 1153 के आसपास है। ये टोटल संख्या 1153। 1153 में मात्र जो है ना 6 व्यक्ति वाइस चांसलर हैं पूरे देश में। ठीक, क्योंकि कोई रिजर्वेशन नहीं है। एससी की संख्या इससे भी कम है, 6 से भी कम है। और ओबीसी के जो नंबर्स हैं वो भी इसी तरीके के हैं, वो भी डबल डिजिट में ही है, लगभग 20 के नीचे नीचे है। तो सोचो कि अगर 1100 1150 वाइस चांसलर्स में से आपके मात्र एसटी एससी ओबीसी 20-22 ही हैं टोटल, या 25 भी हैं, तो उस संस्थान के जाति का आंकड़ा अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो, आप कोटा से पढ़े हो, आप एमएलएस उदयपुर से पढ़े हो, आप अजमेर से पढ़े हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से पढ़ रहे हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कोई आदिवासी या दलित है? नहीं है, पूरे राजस्थान में नहीं है। तो जिस संस्थान का मुखिया, अब उसके बाद आ जाइए प्रिंसिपल्स, लगभग इस देश में लगभग 48,000 के आसपास कॉलेजेस हैं, प्रिंसिपल पोजीशन पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो वहां भी आपकी संख्या नहीं है। एग्जैक्ट आंकड़ा देश का नहीं है, लेकिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी का दे सकता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 80 कॉलेज है। आज तक का इतिहास है, पिछले 100 साल से ज्यादा की यूनिवर्सिटी हो गई, 80 कॉलेजेस में एक भी कॉलेज में आज तक एक भी आदिवासी जो है व्यक्ति प्रिंसिपल नहीं बना, आज तक नहीं बना, बना ही नहीं है। उसके बाद इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को की मैं बात करी, उसकी संख्या लगभग 50 के आसपास है, नई पुरानी सारी मिलाकर के। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 96-97% जो प्रोफेसर हैं, मींस फुल फ्लेज प्रोफेसर, वो अपर कास्ट है। मात्र 3% है एसटी एससी ओबीसी मिलाकर के। 94% के आसपास प्रोफेसर जो है एसोसिएट कैटेगरी के, वो अपर कास्ट है। 73% असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरे जैसे लोग, वो अपर कास्ट है। अगर मेरे जैसों की संख्या अगर एसटी एससी ओबीसी मिला दे तब भी 27% बैठ रही है। सवाल है क्यों? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो रिजर्वेशन है एसटी एससी का, पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन 1997 में लागू हुआ था। देश में रिजर्वेशन 1952 से 50-52 से चल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहली बार रिजर्वेशन 1997 में 1 जुलाई से लागू होता है, जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। और ओबीसी रिजर्वेशन 2010 के आसपास शुरू होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर रिजॉल्व होने के बाद। तो सोचिए, ओबीसी तबका तो 2010 के बाद यूनिवर्सिटी में घुसा है, और एसटी एससी 1997 के बाद में, तो उनके नंबर्स तो है ही नहीं। तो एक चीज समझ लीजिए, ढांचा पूरा का पूरा आप देखेंगे तो आपके डिपार्टमेंट के एचओडी से लेकर के कॉलेज का प्रिंसिपल से लेकर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, सारे के सारे एजुकेशन मिनिस्ट्री तक सब के सब एक ही कलर के हैं, उनका सोशल प्रोफाइलिंग एक ही है, वो अपर कास्ट है। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज। अब इसके बाद में दूसरी चीज जिसको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो एक्ट आया था, इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि बराबरी को बढ़ावा देना, इक्विटी कमेटी ये बनाई गई। इक्विटी कमेटी का फॉर्मेशन आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी ये इसमें कितनी ताकत है। अभी इसमें कहा कि 11 मेंबर्स होंगे। पहला, इंस्टीट्यूशंस का हेड, वो प्रिंसिपल, वाइस चांसलर और उस संस्थान का मुखिया होगा। मैंने जैसा कि बताया कि 99% संस्थान के मुखिया अपर कास्ट है, तो एक अपर कास्ट वो फिक्स हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 सदस्य जो हैं सीनियर प्रोफेसर होंगे संस्थान के। मैंने कहा कि 97% 96% प्रोफेसर जो है अपर कास्ट है। तो ये समझ लीजिए 100 में से 96-97 तो उन्हीं के होंगे हैं, 3-4 में आपका नंबर आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद कहा गया कि 2 मेंबर्स जो हैं
सिविल सोसाइटी के होंगे, वो इंस्टीट्यूशन के हिस्सा नहीं होंगे, वो कोई भी व्यक्ति होती है, समाज का व्यक्ति होगा, और उसकी लाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो जिम्मेदारी होगी संस्थान के हेड की। तो संस्थान का हेड अगर अपर कास्ट है तो जाहिर सी बात है किसी दलित और आदिवासी को तो लाएगा नहीं, वो लाएगा अपर कास्ट को। तो 2 अपर कास्ट और आ गए, 2 प्रोफेसर अपर कास्ट, एक खुद मुखिया अपर कास्ट, 2 नए लोग अपर कास्ट। उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक विकलांग और एक महिला, वो कोई भी हो सकती है। तो संस्थान का मुखिया जो है वो अपनी पसंद के व्यक्ति को लाएगा, वो एसटी एससी ओबीसी नहीं होता, बहुत क्लियर कट। 3 मेंबर एसटी एससी ओबीसी होंगे, तो 11 में से 3 मेंबर हैं जो एसटी एससी ओबीसी के हैं। संस्थान का मुखिया जो है वही उस कमेटी का हेड होगा। तो अगर 3 आदमी एसटी एससी ओबीसी के एक तरफ भी हो जाते हैं, तब भी जो है 8 आदमी दूसरी तरफ है। तो वो 8 आदमी क्या फैसला देंगे आप समझ सकते हैं, वो सारे के सारे एक जैसे लोग हैं। तो पहली चीज तो ये, तो एक बात होगी। अब इसमें समझिए कि हमारी जो शिकायत थी वो ये थी कि अगर संस्थान के खिलाफ शिकायत है, जैसे रोहित वेमुला के केस में मामला था कि उनका आरोप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पे भी था, रजिस्ट्रार पे भी था, डिपार्टमेंट के हेड पे भी था, क्योंकि फेलोशिप पे सब इन्हीं लोगों का कंट्रोल है। ठीक, अब अगर संस्थान के मुखिया के खिलाफ शिकायत है तो आप कहा जाओगे? वो तो अपने खिलाफ लेगा नहीं। अगर मान लीजिए सीनियर प्रोफेसर के खिलाफ ही शिकायत है तो वहां कहां जाओ? में देखो तो इसमें कोई तत्व वाली बात नहीं, सिर्फ दिखाने का काम कुछ हो गया। दूसरी चीज, इस कमेटी में एक और प्रॉब्लम है, ये मतलब कमेटी की तो बात होगी। दूसरी चीज, इसमें कहा गया है कि भाई कंप्लेंट के बाद कमेटी जो है जल्द से जल्द जो है फैसला देगी, इस मामले को रिव्यू करेगी। बिल्कुल ठीक है, कमेटी ने रिव्यू कर लिया, एक व्यक्ति दोषी पाया गया, सजा क्या है उसको लेकर के एक्ट कुछ नहीं कहता है, एक्ट उस मामले में शांत है, सजा दे। ठीक है, संस्थान के मुखिया को लगा कि इसने जो अपराध किया इससे उठक बैठक लगवा लिया जाए, तो उठक बैठक लगवा के संस्थान के मुखिया ने छोड़ दिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप या तो ऊपर वाली अथॉरिटीज में जाइए, फिर वही ऑर्डर है उसमें तो चले जाइए, आप कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी चले जाइए, यूनिवर्सिटी से निकल के आगे चले जाइए, वही सारे लोग तो वही की वही हैं, एक जगह जो फैसले आ गए वही चलेगा। वही मींस जो लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले तो कोई फैसला आता ही नहीं है आपके फेवर में, तो आपको लड़ना है तो न्यायालय के लिए, जैसे न्यायालय में आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं वैसे ही इसमें भी जाना पड़ेगा आपको। अगर जातिवाद के खिलाफ लड़ना है तो वहां तक जाएंगे, तभी सही मायनों में जो है आपको न्याय मिलेगा, नहीं तो इस लेवल पे तो मिलेगा ही नहीं। हमारी डिमांड ये थी इसमें कि कमेटी का जो मुखिया है वो मार्जिनलाइज सेक्शन का व्यक्ति होना चाहिए, वो एसटी एससी ओबीसी कोई भी हो, महिला हो, दिव्यांग हो, कोई दिक्कत नहीं, विकलांग व्यक्ति हो, वो कोई दिक्कत नहीं, 5 में से किसी को भी बना दो, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन वो पीड़ित व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगा। और सजा का इसमें प्रोविजन होना चाहिए, ये बात हम लोग कह रहे थे, रोहित एक्ट में भी यही है कि भाई अगर किसी ने अपराध किया है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कान पकड़वा के सॉरी कहला दिया, मामले को रफा दफा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें यही किया गया। अब तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अब सवाल आता है कि इसमें विरोध क्यों हो रहा है, क्यों सवर्ण इतने बौखलाए हुए हैं? मोटा मोटी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि एसटी एससी के साथ साथ इस कमेटी में ओबीसी को भी शामिल कर दिया। तो भाई जाति आधारित भेदभाव तो ओबीसी के साथ भी होता है। ओबीसी में सारे लोग तो पावरफुल नहीं है ना, ओबीसी में तो लगभग 3-3.5 हजार जातियां हैं पूरे देश में। ओबीसी में तो लोहार भी आता है, ओबीसी में तो बंजारे भी आते हैं, ओबीसी में तो बहुत सारी कम्युनिटीज आती हैं। तो भाई उनके साथ भी तो भेदभाव हो रहा है, तो क्या उनको न्याय नहीं चाहिए? तो ओबीसी को शामिल कर दिया, इसलिए एक तो इस वजह से अपर कास्ट तिलमराया हुआ है। दूसरा अपर कास्ट का डर ये है, उसको लगता है कि उसके बच्चों के खिलाफ जो है डर है, जैसे कि महिलाओं के लिए कानून बने और सारे पुरुष एक जगह मोर्चा खोल देंगे कि महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के लिए कानून बनेगा तो ये तो पुरुषों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये तो वही बात हो गई। या फिर एसटी एससी एक्ट बने तो सारे सवर्ण मोर्चा खोल देंगे जी इसका इस्तेमाल तो हमारे खिलाफ होगा। या और किसी तरीके के विकलांगों के लिए कानून बने तो बाकी सारे जो लोग हैं वो मोर्चा खोल देंगे जी ये तो हमारे खिलाफ में मामला है। भाई ये किसी के खिलाफ में ही नहीं, नाम से लिखा हुआ है कि बराबरी का मामला है, ये बराबरी की बात है। लेकिन
कहानी क्या है? कहानी दरअसल ये विरोध इसलिए नहीं है, ये विरोध की असल वजह ये है कि भाई अगर इसमें जो लिख दिया गया वो, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आई है कि आपको रिपोर्ट मतलब आपको एक्शन लेना है, आपको एक्चुअली उसको रिकॉर्ड में लाना है, मतलब उसको एटलीस्ट आपको दर्ज तो करना पड़ेगा। आप उसका निपटारा चाहे जैसे भी करें, लेकिन दर्ज करेंगे। दर्ज करने से क्या होगा कि आपका रिकॉर्ड आएगा, उसका एक नंबर बनेगा, नंबर बनेगा तो वो डेटा सरकार के पास भी जाएगा, डेटा सरकार के पास जाएगा तो सरकार को मजबूरन कोई और कानून लाना पड़ेगा, मजबूत कानून लाना पड़ेगा। और इसीलिए इनका डर है कि भाई सवर्ण प्रोफेसर, सवर्ण वाइस चांसलर, सवर्ण जो है आपका जो अपर कास्ट प्रिंसिपल है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दलित बच्चे को एक प्रिंसिपल ने थप्पड़ मार दिया, प्रिंसिपल ने थप्पड़ मारा, प्रिंसिपल ऑफिस में थप्पड़ मारा, कोई एक्शन नहीं हुआ इस प्रिंसिपल के खिलाफ, कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने देखा कि एक कॉलेज में एक ओबीसी प्रोफेसर को एक अपर कास्ट बच्ची ने थप्पड़ मार दिया, क्या एक्शन हुआ? यूनिवर्सिटी ने कहा कि बच्ची जो है, क्योंकि वो डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी थी, तो उसको सजा ये मिली। आप इंटरेस्टिंग चीज ये बोली कि अगले 2 महीने तक वो कैंपस में ये कहते हुए नहीं घूमेगी कि वो डूसू की सेक्रेटरी है। वो कैंपस आएगी, जाएगी, सारे काम करेगी, बस ये नहीं कहेगी कि वो डूसू की सेक्रेटरी की हैसियत से आई है। ये सजा है एक ओबीसी प्रोफेसर को, जिसकी सर्विस को 30-35 साल हो गए, उसको चांटा मारने की सजा है ये, कि आप ये कहते हुए नहीं घूमेंगे कि आप जो है डूसू की सेक्रेटरी हैं, बस यही आपकी पनिशमेंट है, और वो भी 2 महीने के लिए। और अभी नए साल की शुरुआत में उस लड़की ने जो है बढ़िया होर्डिंग्स लगवाए थे सबके स्वागत में, जो है नववर्ष का स्वागत किया, फिर गणतंत्र के पोस्टर लगे और मकर संक्रांति के पोस्टर लगे, सारी चीजें हुई। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि दरअसल अपर कास्ट लॉबी ये सब चीज नहीं चाहती कि उसकी हेजेमनी ब्रेक हो, उसका जो नेक्सस है, उसकी जो ग्रिप है वो खत्म हो। मैं आपको और बता सकता हूं कैसे एग्जांपल्स। जैसे मैं बनारस पढ़ रहा था बीएचयू में, तो एक वहां पर आपको पता नहीं चलता बहुत लंबे समय तक, वहां पर क्या होता है कि आपकी कास्ट दूसरे आदमी को कैसे बतानी, इसका एक तरीका। जैसे मेरा नाम मीणा है, मेरा सरनेम मीणा है, तो मेरा नाम वो खराब करने के लिए क्या करते थे, मीणा के आगे वाह लगा देते, तो मिणवा कर देते थे। तो जैसे ही मुझे कोई पब्लिकली ये कहेगा मिणवा, तो बाकी के जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि ये लोअर तबके से हैं। अगर किसी के नाम के साथ में साहब लग गया, बाबू साहेब, तो समझ जाएगा कि ये राजपूत है, ये भूमियार है, ये अपर कास्ट है। अगर किसी के नाम के सामने जी लग गया तो समझ जाएगा कि ये ब्राह्मण है, दुबे जी, चौबे जी, शर्मा जी, मिश्रा जी। ये मीणा जी नहीं हो सकते, जाटव जी नहीं हो सकते, ओके, वो भील है, वो जी नहीं हो सकते, गौंड जो है जी नहीं हो सकते हैं। जी सिर्फ ब्राह्मण होंगे, ठाकुर भूमियार साहेब होंगे, और एसटी एससी ओबीसी बा होंगे। तो जितने भी यूपी बिहार में आप देखेंगे, खास करके पूर्वांचल में, जिन बच्चों के नाम को दोस्त यार दोस्त जो बहुत क्लोज सर्कल में इस तरीके से बुलाते हैं ना, बा लगा करके, समझ जाइए वो। हमको लगता है कि मुझे शुरुआत के लगभग 6 महीने तक ये पता ही नहीं चला, मुझे लगा कि भोजपुरी में अगर किसी शब्द के पीछे बा लगा देते हैं तो ये भोजपुरी हो जाता है, लेकिन भोजपुरी नहीं था, वो मैसेज कम्युनिकेटिंग है। आप दूसरे को कैसे मैसेज कम्युनिकेट करोगे बिना ये बताए कि ये व्यक्ति किस कैटेगरी से आता है। तो जैसे ही जी लगा, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि वो अपर कास्ट है, साहेब लगा समझ में आ जाएगा अपर कास्ट है, जैसे ही बा लगा समझ में आ जाएगा कि ये लोअर है। ठीक, एक दूसरे टाइप का डिस्क्रिमिनेशन। एक बार मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में जनरल सीट पर इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यू में जाते ही मुझसे कहा गया कि आप तो एसटी हैं, तो आप इंटरव्यू देने क्यों आ गए? मैंने कहा सर ये ओपन सीट है, ये जनरल सीट नहीं है, ये ओपन सीट है। ओपन का मतलब है सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्या नाम है आपका? नाम पूछा, मेरा स्पेशलाइजेशन पूछा, और बोला सिलेबस देखा है? मैंने देखा है। तो बोले ठीक है हम बताएंगे। बस लगभग आपका 60-70 सेकंड में इंटरव्यू खत्म। ठीक है, लेने नहीं लेने का तो सवाल ही नहीं है।
ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग फेस करते हैं। मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी लगने के बाद मैं कमरा लेने के लिए गया था, तो एक जैन साहब के यहाँ पहुंच गया। जैन साहब को नाम बताया, जितेंद्र, कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फ्लैट देख लीजिए। फ्लैट देख लिया गया। फिर फ्लैट देखने के बाद वो कहते हैं कि उनको, क्योंकि मैंने सर नाम नहीं बताया था, नाम बताया जितेंद्र, तो उनको लगा कि हाँ कोई होगा। फिर कहा कि आप नॉन वेज तो नहीं खाते? मैं कि नहीं। कि देखिए यहाँ पे फैमिली मेंबर्स अलाउ नहीं होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे वैसे भी कोई नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शुरुआत के दिनों की बात है, जब कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था। फिर कहते हैं कि आपका आधार दे दीजिए मुझे। मैंने कहा ठीक है, ले लीजिए। उन्होंने कहा मुझे फोटोकॉपी कराना। मैंने कहा ठीक है, ले लीजिए। आधार दे दिया। उसमें देखा उन्होंने मीणा। उन्होंने देखने के बाद वो 1 मिनट तक अपने हाथ में होल्ड किया और फिर कहते अरे आज तो मशीन खराब है फोटोकॉपी की, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताऊंगा और फिर आप आगे की हम लोग बातचीत करेंगे। उन्होंने वो 1 मिनट के बाद में मुझे अपना आई कार्ड वापस कर दिया। मैं आ गया, वापस आ गया। ठीक है, मुझे लगा यूजुअल प्रोसेस है। मुझे थोड़ी देर बाद प्रॉपर्टी डीलर का कॉल आया। उसे लगा कि शायद मुझे समझ गया हूं कुछ खेल को। उन्होंने कहा, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था, उसने कहा कि सर उसने आपका टाइटल देख लिया था, आप बुरा मत मानिएगा, ये जैनी थोड़ा सा करते हैं यहां पर। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी पा गया है, उसके साथ ये ट्रीटमेंट है कि टाइटल देख करके आप रूम नहीं दे रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन ये तो एक तरीके हो गया। दूसरा, अच्छा तुम तो यार आदिवासी नहीं लगते हो। आदिवासी कैसे लगते हैं भाई? तुम दलित नहीं लगते हो, तुम ये नहीं लगते हो, तुम कपड़ों से तो नहीं दिखते हो, तुम कलर से तो आदिवासी नहीं लगते हो। ये एक तरीके का होगा, ये जो वर्बल जो हरासमेंट है। उसके बाद आता है, अच्छा तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम तो ऐसे ही नौकरी पा जाओगे, तुम तो बिना पढ़े भी नौकरी पा जाओगे, तुम तो एग्जाम में बैठ जाओगे तो भी नौकरी पा जाओगे। ये सारा का सारा हरासमेंट है। ये सारा का सारा हरासमेंट है। एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज, हम सब लोग जानते हैं, आप जितनी भी गालियां जानते हैं आप अपने मन में याद कीजिए, कोई भी गाली याद कर लीजिए, सिर्फ 3 लाइनों पे है। या तो वो जेंडर के बेसिस पे मदर सिस्टर उस लाइन पर है, जेंडर की लाइन पर है, या कास्ट की लाइन पर है। हम जाति जितनी गालियां देते हैं वो या तो जेंडर की लाइन पे देते हैं या कास्ट की लाइन पे देते हैं। हमारे पास कोई गाली नहीं है जो कास्ट की लाइन पे आप अपर कास्ट को दे सके। हमारे पास कोई गाली नहीं है कि बिना महिलाओं का नाम लिए, महिलाओं के अंगों का नाम लिए, हम एक गाली पुरुष को नहीं दे पाते हैं। हम सारी गाली महिला को टारगेट करके, या फिर हम जो है इस तरीके से, या आजकल जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर के चल रहा है उसकी शक्ल सूरत को देख करके गाली देते हैं। तो ये हरासमेंट कैंपसेस में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है। और इसीलिए आप देखेंगे तो ये कमेटीज आई और ये बहुत जरूरी कमेटी थी। हमारा ये उम्मीद था कि और पहले आनी चाहिए थी। अभी तो बहुत सारी चीजें जो इस तरीके का डिस्कशन, आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, लोग 5-5 6-6 साल पीएचडी कर रहे हैं लेकिन सुपरवाइजर्स पीएचडी फाइनल साइन नहीं करते हैं। आप 5-5 6-6 साल आप लिखते जा रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं, लिख करके जमा कर रहे हैं प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर 4-4 5-5 साल आपकी थीसिस देखता नहीं उठा करके। जिस दिन आप फाइनली कहेंगे कि सर अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, आप इस पे साइन कीजिए, तब वो पढ़ना शुरू करेगा और फिर काटना शुरू करता है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। सर आपको 4 साल पहले का दिए होते पढ़ने, लेकिन आपने पढ़े नहीं कभी। तो खराब था तो 4 साल 5 साल पहले बताना था। आप इसको फाइनल डे बता रहे हैं। और अगर आप लड़ झगड़, मैं एक केस बताता हूं, अपने ही समाज की बच्ची थी, मीणा समाज की बच्ची थी कप्तान साहब, जोधपुर यूनिवर्सिटी से शादीशुदा बच्ची थी। एक उनके पति जो है बेचारे जोधपुर में नौकरी करते हैं, उनकी बच्ची, उनकी पत्नी थी और वो बेचारी पीएचडी कर रही थी। सर उसको रुला दिया, उस बच्ची को रुला दिया, मतलब फाइनल डे तक, जिस दिन वो बाइंडिंग करा के सारा कुछ करा के आ चुके, उसके बावजूद भी उस बच्ची को लगातार टॉर्चर किया जाता रहा। और डेली कुछ ना कुछ
अच्छा ये लाइन बदल दीजिए, ये टाइटल बदल दीजिए, ये बदल दीजिए। सर वो 6 साल से बच्ची उस टीचर का टॉर्चर झेल रही थी। ऐसे हजारों केस है हमारे सामने। फिजिकल टॉर्चर, सेक्सुअल हरासमेंट, ये बहुत कॉमन है दिल्ली, मतलब इस पेरिफेरी में, ये जो एकेडमिक पेरिफेरी है ना, इसमें सेक्सुअल हरासमेंट बहुत कॉमन है, खास करके रिसर्च स्कॉलर लेवल पर इतना ज्यादा कि पूछिए मत। वो हरासमेंट उसके साथ वाले लोग करते हैं, उसके हरासमेंट उसका सुपरवाइजर्स में शामिल है, बहुत सारे लोग शामिल हैं। ये दुनिया दूर से विश्वविद्यालय बहुत सुंदर दिखते हैं, असल में देखेंगे तो जातिवाद के गढ़ हैं, शोषण के गढ़ हैं, जातिवाद के और इसके सबके गढ़ है। ये इतना लूट का, एक तरीके से कहिए कि लूट का तंत्र है ये। आपको जो आदमी पीएचडी करता है वो जानता है कि ये कैसे आपको निचोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है सर कि लोग डिग्री पे डिग्रियां इकट्ठा किए जा रहे हैं, लोगों के पास किताबों की भरमार है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में कह दिया जाता है कि आप नॉट फाउंड सुटेबल। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, और खास करके आईआईटी और मेडिकल का हाल तो और भी बुरा है, क्योंकि वहां तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर तो कह दिया गया कि यहां तो तुम कुछ भी कीजिए, नंगा नाचिए, कोई नहीं रोकेगा। आईआईटीज में जो लोग जाते हैं, ठीक है, खास एक तो जो बच्चे आईआईटी मेडिकल में पढ़ते हैं, मेरा मानना है कि वो बच्चे इतने मतलब रिजर्व होते हैं, इतने रिजर्व होते हैं अपने नेचर में कि वो अपने साथ होने वाली जाति अपने पड़ोसी को नहीं बताते हैं, और इतने मशीनी होते हैं कि उनको लगता है कि बस रट्टा मारो, पास करो, निकल जाओ, उनको बाकी दुनिया से कोई मतलब भी नहीं होता। लेकिन उस सिस्टम में जो परेशान हो रहा है ना, उसको पता है कि उसके साथ क्या जाती हो रही है। आईआईटी और मेडिकल में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो वो एसटी समाज के बच्चे हैं। उनका जो ड्रॉप आउट रेट है वो भयंकर है। यही हाल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का है कि वहां पर भी टॉर्चर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अभी एसटी के बच्चों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ओबीसी एससी अब ठीक ठाक तादाद में पहुंच गया है। ओबीसी तो ठीक ठाक है, एससी भी उतना नहीं है, लेकिन ओबीसी ठीक ठाक है। उन ओबीसी तबके से आने वाले बच्चों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत हाई है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी, और वहां कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वहां तो रिजर्वेशन भी नहीं है, वहां तो सब पैसे वाले जा रहे हैं, लेकिन पैसे के बावजूद भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले एक टीवी की डिबेट थी, कई लोग बोले कि देखिए ये तो सरकार जो है जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, जातियों के आधार पर हिंदुओं को बांट रही है। उन्हें तुरंत जो है ना ये बात समझ में आ गई कि एक एक्ट से जो है ना, उनको लग रहा है कि एक्ट ने जातिवाद को बढ़ावा दे दिया। दरअसल जाति इस देश के पहले से है, एक्ट तो अब आया है, जाति पहले से थी। जाति के आधार पर होने वाली मारपीट, शोषण, दमन पहले से है, ये एक्ट तो आज की कहानी है। लेकिन एससी एकता जिंदाबाद। लेकिन जब अपनी बात आई तो एसटी, एससी को और ओबीसी सबको गाली देना शुरू कर दीजिए। एक स्वामी जो है अभी थोड़ी देर पहले एक डिबेट में मुझे कह रहा था कि आप लोग 30% में एडमिशन लेकर के आ जाते हैं, और उस चैनल में जो एंकर बैठा हुआ था वो कहता है कि मुझे 90s के दशक में जामिया मिलिया इस्लामिया में इसलिए एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वहां पर माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन था। मैंने उनको रिजर्वेशन 2010 में आया, आप 1990 में तो ओपन रिजर्वेशन था। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप कहां मुसलमानों को गाली दे रहे हैं? एक तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं लिखा, मतलब वो अपर कास्ट व्यक्ति कह रहा है कि इसमें मुसलमानों का जिक्र क्यों नहीं है। उन्हें तुरंत जो है मुसलमानों की चिंता हो गई एसटी, एससी, ओबीसी को छोड़ करके। लेकिन जब मुसलमानों से लड़ना होगा, कहीं दंगा करना होगा, तुरंत उनको एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे याद आने लगते हैं एक तरीके से। और हाँ, इसमें बीजेपी की भूमिका बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कमेटी में मेजोरिटी बीजेपी की,
जी इस कमेटी में मेजोरिटी अपर कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग 30 लोगों में लगभग 20 से प्लस है, खास करके दो तीन ही कैटेगरी, ब्राह्मण, राजपूत और जो वैश्य कैटेगरी, ये तीन लोग, तीनों कैटेगरी मिला दें तो उसमें लगभग 22-23 लोग आते हैं उस संख्या में, 22-23 का और लगभग 25 के आसपास है, क्योंकि उसमें एसटी तो एक ही व्यक्ति है, हम्म, दो तीन की जाति पता नहीं है। तो जी सोचिए कि 22-23 लोग तो अपर कास्ट उसमें पहले से मौजूद है और बीजेपी का पूरा बहुमत है। सीधे सीधे 17 लोग उस कमेटी में, 30 में से बीजेपी के हैं, 17 30 में से, और उन्होंने रिकमेंड किया। ठीक, यहां तक ठीक है, रिकमेंड करके ये नोटिफिकेशन में आ गया। तो अब इसके दो चीजें, उन्होंने एक पिक्चर पेश कर दी बीजेपी ने एसटी एससी ओबीसी के सामने कि देखिए हम तुम्हारे कितने हितैषी, हम ओबीसी के भी कितने, अपर कास्ट को भी, अब क्योंकि इसमें 2-4 दिन बाद इसमें अपर कास्ट भी हो चुका है गोलबंद, तो अपर कास्ट आ जाएगा और अपर कास्ट को खुश करने के लिए कहेंगे देखिए हम आपके कितने हितैषी हैं कि हमने इसमें फिर से जो है अमेंडमेंट कर दिया। तो बीजेपी के हाथ में दोनों गोली है, जो चल निकलेगी वो उसके फायदे में है। वो अगर ये जैसा है वैसा चल निकला तो पूरा ओबीसी, एसटी एससी ओबीसी को फायदे में खींचेगी, नहीं चल निकला तो कहेगी कि देखो जो वो तो अपर कास्ट का विरोध था इसलिए हमें चेंज करना पड़ा, नहीं तो हमने तुम्हारे लिए कर दिया, हमने उनको टाइट कर दिया। तो यही वही बात है कि जब अब्दुल को टाइट करना हो तब तो हम हिंदू हिंदू, जब मसला खुद का हो तो जो है कि जी हम हिंदू नहीं है और हम तो जो है सवर्ण है। और आज तो एक जो है एक हवाबाज आदमी ने एक कविता जो करता रहता है टीवी पर, उसने लिखा भी है कि मैं अभागा सवर्ण हूं। बहुत ठीक है, गहर बोला है, बहुत। तो नाम में से विश्वास हटना बाकी है, असल सीधा गोत्र आएगा नाम में कुछ दिनों बाद, देखिएगा। अभी तक ये दरअसल वो लोग हैं कि जैसा देश वैसा वेश, वो हर जगह चेहरा बदल बदल के आते रहते। बीबी को जब आरपीएससी का मेंबर बनाना था तो बीबी जो है ओबीसी थी, ओबीसी का हितैषी था और आरपीएससी की मेंबर बना दिए। जब केस मुकदमे हुए तो वहां से निकल लिए, अब क्योंकि केस मुकदमों से बचना है तो मैं अभागा सवर्ण हो सही। दिए एक दलित सांसद से अपने। फिर दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो सारे के सारे जो टीवी के एंकरान है वो सब एकदम जो है ना एकदम विलाप में है, एकदम रुदाली चल रही है भयंकर। जो नए नए चैनल खुले हैं वो भी तो जो है मतलब नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति आज वो जो एक एसडीएम ने इस्तीफा दिया यूपी में, उसके बारे में कह रहे थे कि वो ब्राह्मण रिजर्वेशन की नौकरी पाया था। मतलब लाइन देखिए कैसे मैनिपुलेट, मतलब फिक्स की जा रही है। एक चैनल एक वीडियो को अब तक 3 बार लगा चुका है, एक ही प्रोटेस्ट की वीडियो 3 बार लगा चुका है, मतलब 2 दिनों में 100 आदमी को लेकर के, 100 आदमी के आंदोलन का जरा भारी जो है ना प्रोटेस्ट चल रहा है। तो प्रोजेक्शन जो है ना वो इस तरीके से। लेकिन मेरा ये मानना है, खैर इस बात को कंक्लूड करते हैं कि ऐसे महिलाओं को, विकलांगों को इस एक्ट के फेवर में आना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि भले ही ये असल मंजिल नहीं है लेकिन मंजिल की दिशा में एक कदम तो है ही, कि कम से कम आप अपनी शिकायत तो दर्ज करा सकते हैं ना। तो ये शिकायत आप दर्ज करा लेंगे, आपके लिए ये समझिए यही अचीवमेंट है। अभी तक तो वो भी नहीं होती थी। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को इसका, देखो किसी के खिलाफ नहीं, कायदे से बताऊं तो किसी के खिलाफ नहीं, उसके नाम में ही लिखा है यार प्रमोशन ऑफ इक्विटी, बराबरी के लिए है। तो जो लॉ, जो कानून बराबरी के लिए है, वो किसी के खिलाफ कैसे हो सकता है? वो तो उसके खिलाफ है जो शोषण करेगा, जो दमन करेगा, जो लोगों को परेशान करेगा, जो भेदभाव करेगा, उसके खिलाफ है। ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है। आप शोषण करेंगे, दहेज का मामला ले लीजिए, महिला उत्पीड़न का मामला ले लीजिए, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट ले लीजिए। आप हरासमेंट करेंगे तो शिकायत होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी, सिंपल बात है। आप हरकतें छोड़ दीजिए, आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी, इतनी सी बात है।
तो इस पूरे कहानी में देखोगे तो ये कोई काला कानून जैसा कुछ नहीं है। दरअसल अपर कास्ट को कि देखिए मोबिलाइज हो सकते तो हमारे फेवर में हो जाइए, तो अब ये वही मौका है कि बीजेपी चाह रही है कि अपर कास्ट उसके फेवर में मोबिलाइज हो जाए। क्योंकि यूपी में इसका एक और चीज, इसका जो विरोध है ना वो ज्यादातर यूपी में हो रहा है। यूपी में एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, यूपी में पिछले 1-1.5 महीने में 3-4 बड़ी रौनक चीज है, मतलब इंटरेस्टिंग। 1-1.5 महीने पहले अचानक से बीजेपी के सारे ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो गई एक दिन, और ब्राह्मण विधायकों की बैठक साथ बैठ रहे हैं बीजेपी के, तो एक खतरनाक है किसके लिए? राजपूत लॉबी के लिए, जो कि योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। तो ये उसके खिलाफ में एक तो पहला वाक्य वो। दूसरा वाक्य कि वो शंकराचार्य के साथ जो हुआ, ठीक है, कहा गया कि उसके चेलों को मारा पीटा गया, चोटी फोटी के साथ कुछ बदतमीजी हुई और जनेऊ के साथ कुछ बदतमीजी हुई और शंकराचार्य धरने पे बैठ गए। ये सामान्य घटना नहीं है वाला मामला। वो शंकराचार्य ब्राह्मण, उसके चेले चपाटे ब्राह्मण, तो जो चोटी है वो ब्राह्मण मसला, वो जनेऊ वो ब्राह्मण मसला, वो हो गया। उसके बाद फिर तीसरा मसला आया, बनारस के घाटों का मसला। वहां फिर से विरोध हुआ, विरोध करने वाले फिर से ब्राह्मण, और फिर से मोर्चा संभाला ब्राह्मणों ने। फिर उसके बाद परसों एक आंदोलन हुआ, कहां पे? वृंदावन में, यूपी के वृंदावन में, जहां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के गुसाइयों ने आंदोलन किया, कपड़े, एक मसला हो गया। फिर यूजीसी वाला हो गया। पॉइंट ये है कि जो अपर कास्ट में भी जो ब्राह्मण लॉबी है उसे मोबिलाइज किया जाना है। बेसिकली लग तो वो रहा है कि एसटी एससी ओबीसी खिलाफ है, लेकिन वो मोबिलाइज किया जा रहा है उसे राजपूतों के खिलाफ यूपी के लिए, कि 27 के चुनाव से पहले पहले जो है सीएम की कुर्सी खींची जाए, एक राजपूत को हटाया जाए, ब्राह्मण को घुसाया जाए। ये कहानी, मतलब अगर ये सच में कानून कोई ढंग का होता तो हम ही लोग कह देते कि अच्छा कानून है, लेकिन इतना ढंग का नहीं है कि इसके लिए आंदोलन करना पड़े। मतलब वो जितना विरोध करे इतना तो, मतलब इतना भी उनके लिए जो विरोध करने लायक है नहीं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या तली में तेल है, लेकिन ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी की अपर कास्ट लॉबी में ब्राह्मण लॉबी को जो है ना मजबूत करना है, और इसीलिए ये पूरा मोर्चा खुला, डाउन हो, ब्राह्मण ऊपर जाए, बस यही है। वो स्टूल से मेन कुर्सी पर पहुंचना है, जो पाठक साहब उप मुख्यमंत्री हैं उनको, और ठाकुर साहब को स्टूल पे आना है। इतनी ही कहानी, और इसीलिए सारा का सारा प्रपंच जो है रचा जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरा यह कहना है कि एसटी एससी ओबीसी को सतर्क रहना चाहिए। इस तरीके का कोई कानून आ रहा है तो उसको समझना चाहिए कि आपके फेवर की चीज है, आप हिंदू बनने का क्या हो रहा है, वो कितने आप हिंदू मानते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही हिंदू मानते हैं जब तक आप उनकी लाठी भांजोगे तब तक आप हिंदू हो। जिस दिन आपने हक की बात कर ली आप हिंदू नहीं हो। एक वीडियो कल परसों का चल रहा था कि आरएसएस का कोई कैंप चल रहा था, उसमें किसी ओबीसी, मध्य प्रदेश का मामला था, उसमें ओबीसी का एक बच्चा भाषण देने आया मंच पे, और उसने कह दिया कि हमारा जो 27% रिजर्वेशन था उसे जो है सरकार ने 14% कर दिया, ऑफ कर दिया, उससे माइक छीन लिए। पहले माइक छीना, उसको हटाया बाद में, पहले माइक छीना और उसे कहा कि नहीं नहीं इस तरीके की बातें नहीं होंगी, करके उसको हटा दिया धक्का देते हुए। और वो लड़का कह रहा अरे हम अपने लोगों की बात तो करेंगे, और नहीं सुनी और उसको धक्का दे करके हटा दिया। तो इतने ही आप हिंदू हो, जब तक आपके सामने दुश्मन मुसलमान है तब तक आप हिंदू हो। जिस दिन मुसलमान दुश्मन हटेगा फिर आदिवासी दुश्मन, फिर ओबीसी दुश्मन, और फिर दलित दुश्मन, ये सब क्लियर। साहब एक बार ले लेते हैं फिर इसको बाइंड अप करते हैं जी। बहुत लंबा भी खिंच गया, 8:50 भी हो गए। नहीं कोई नहीं सर, बहुत ही मीनिंगफुल था सर, वो इसलिए टाइम खिंच गया सर। बहुत ही मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और एक्चुअली हमारे समाज को ये सब जानने की जरूरत भी है। लोगों में एक्चुअली इच्छा भी है, मतलब ललक भी है इन सब चीजों को जानने की, है ना। तो बाकी अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, कोई कुछ खास आया हो तो। अगर कोई जुड़ना भी चाहता है तो उसको 1-2 मिनट के लिए जोड़ के हम, कोई दिक्कत नहीं सर,
है ना, कोई इससे तो रिक्वेस्ट अपने भेजते हैं रिक्वेस्ट भेज यदि सकता है और अगर कोई उनके बात पास है। में कुछ है इस तरह का। हाँ हाँ, तब तक सवाल देख लेते हैं, कोई सवाल कोई है तो। जी सर प्लीज। मनुवादी विचारधारा कैंसर की तरह। देखिए ये सब मनुवादी विचारधारा का मतलब यही है, डोमिनेशन की। वो जो किताब है, जो ये आइडियोलॉजी है, इसका एक सिंपल फंडा है, ये एक बात कहती है कि का जिस चीज पे कब्जा है वो बना रहे। और क्योंकि ये बात करते हैं 2000 साल पुराने, तो कब्जा किसका था? ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का। तो वो चाहते हैं बस वही डोमिनेशन बना रहे। यही मनुवादी विचारधारा है, इसके लिए कुछ नहीं। ठीक है। 100 की एक बात साथियों, जब तक जातिगत जागरूकता अभियान नहीं चलेगा तब तक छांटने बांटने वाले ये लगे रहेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जागरूकता का इसीलिए ये सारी की सारी चीजें अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा। जब तक यूनिटी नहीं होगी साथियों, बिल्कुल हाँ मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूनिटी तो एकदम जरूरी है। ईडब्ल्यूएस की भी बात करें, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो ईडब्ल्यूएस को तो उन्होंने क्या किया कि एसटी एससी ओबीसी के मामले, जैसे गुर्जर रिजर्वेशन की जब बात आई थी, तुरंत जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जी ये तो 50% की क्राइटेरिया से बाहर, सुप्रीम कोर्ट का मामला ये मामला है। और ओबीसी मतलब जो गुर्जर रिजर्वेशन था जो है एसबीसी वाला, 5% आज तक अटकाया हुआ है, पूरी तरीके से आज तक नहीं दिए गए। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस की बात आई तो सेकंड बार नहीं लगे, और इवन बैक डेट से भी लगा दिया गया। तो ये इसीलिए जो है चीजें हैं। हाँ अभी लखनलाल जी कह रहे हैं कि सर दिल्ली में भी बहुत तगड़ा जातिवाद है, हर ऑफिस में, मिनिस्ट्री में, हेल्थ के ऑटोनोमस बॉडीज में नौकरी करता हूं। बिल्कुल हाँ हाँ, ये मिनिस्ट्री, सरकारी डिपार्टमेंट, सारी यूनिवर्सिटी, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईटी, मेडिकल, जितने भी हैं, सब में यही स्थिति है। आप देखेंगे तो प्रमोशंस नहीं हो रहे लोगों को जाति देख करके, फाइलों में फाइल अटकी हुई है। ठीक है। तो सवाल नहीं है, ज्यादातर इसी तरीके के कमेंट है, और वो है भोपाल में भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, मेहतान बाशुनिया। बिल्कुल ये देखिए, जाति की प्रॉब्लम जो है ना, पूरे देश की प्रॉब्लम, अकेले किसी एक की तो है। भोपाल हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, ग्वालियर हो, कहीं भी हो, सब जगह यही स्थिति है। कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है कि इस सब से कोई अछूता हो। भाई जाति जो है यूनिवर्सल है, मतलब जाति कम से कम इस कॉन्टिनेंट में, इस हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में तो है ही है। तो ये देखो जाति की बीमारी देखिए, मुसलमानों में भी है, सिखों में भी जाति है, बुद्धिस्टों में भी जाति है। मतलब कौन सा ऐसा कम्युनिटी जिसमें जाति नहीं है? मैं बुद्धिस्टों में सर भी खुद नए भी पुराने। जी, मैं खुद ठीक भी है। सर एक शेयर करता हूँ कि 2019 में हाँ मैं भी सर वो डायरेक्टर के इंटरव्यू के लिए गया था। तो मैं हाँ। सीनियर मोस्ट था, और सीनियर मोस्ट ही नहीं बल्कि मेरे में और बाकी जो कैंडिडेट थे तीन चार, उनमें बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस का बहुत ही मार्जिन था। लेकिन उसमें जो थर्ड वैकेंसी थी उसको ये बोल के खाली रख दिया गया था कि नो सुटेबल कैंडिडेट फाउंड। ये ये मेरा बहुत ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। एक एग्जांपल और मैं देता हूं। हम्म। ये जो नए बच्चे शायद वो नहीं जानते होंगे, तो जी मैं आपको बता दूं कि साथियों, जैसे हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशंस में रोस्टर बनता है कि कितने पद होंगे, उसमें कितने एसटी एससी ओबीसी होंगे, और फिर एक डिजाइन होता है कि भाई कौन सा पद किस कैटेगरी को जाएगा। ये एक, इसी को रोस्टर बोलते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए, नंबरिंग इसी रोस्टर जी। कहते हैं। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 2016 में इसको लेकर के पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को आने का मौका मिल रहा था, और कह दिया गया कि ये तो इनवैलिड है, और नया रोस्टर बनेगा और 100% रोस्टर, 100 पॉइंट रोस्टर आएगा। वो जब नया रोस्टर आया तो उसमें हुआ ये कहानी, 13 पॉइंट रोस्टर उसको कहते हैं। तो 13 पॉइंट रोस्टर जब आया तो उसमें ये कहानी हुई कि एसटी एससी की पोजीशंस जो 7.5% भरनी चाहिए, आंकड़े इस तरीके से, मैं खुद उस आंकड़ों को निकालने वालों में शामिल था, हम लोग आंदोलन में शामिल थे। ऐसे ऐसे आंकड़े आए कि भाई 2-2 साल तक आपकी 7.5% सीट नहीं भरेंगी। उसको लेकर के एक देशव्यापी आंदोलन हुआ था, आप सब ने उस आंदोलन को देखा होगा। और फिर 2019 में फाइनली जो है मार्च में अनाउंसमेंट हुआ, और जुलाई तक आते आते वो नोटिफिकेशन आया
कि भाई ST SC OBC को 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। और उसके साथ साथ एक और अमेंड उसी में था EWS, उसी एक ही ऑर्डिनेंस, एक ही दिन के वो कहानी है दोनों की दोनों। तो वहां आप देखेंगे तो जब करने का जब बारी आती है तब वो सारे कायदे कानून जो है ना लगा देते हैं। जब उनको निकालना होता है तो कुछ नहीं सोचते हैं, और जब अपर कास्ट को लाना होता है तब भी वो कुछ नहीं सोचते। लेकिन हमारे लिए सारी बैरिकेड्स हैं, हमारे लिए सारी एग्जाम्स है। उनका आदमी बिना एग्जाम के, बिना किसी चीज के वो प्रोफेसर बन जाते हैं, वाइस चांसलर बन जाते हैं। अरे मंत्रालय में सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बन गए। इस देश में पिछले 8-9 साल में कम नहीं तो 300 लोग, जहां पर एक IAS को पहुंचने के लिए पहले वो UPSC करता है, प्री मैन इंटरव्यू, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करता है, फिर वो कहीं छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट में जाता है, फिर पहुंचते पहुंचते वो प्रॉपर IAS बनता है, फिर सेक्रेटरी बनते बनते उसको 15-20 साल लग जाते हैं। ऐसी पोजीशंस पे पिछले 8-9 साल में लेटरल एंट्री के थ्रू इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कम से कम नहीं तो 300 लोगों को सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वहां पर और कॉन्ट्रैक्ट पे बना दिया, और बिना एग्जाम के बना दिया। उसकी कोई योग्यता नहीं है, उसकी एक योग्यता है कि वो पार्टी के नजदीक है, सीधा सेक्रेटरी बन गया। आप सोचिए, और उसमें एक भी ST नहीं है, एक भी SC नहीं है। उन 300 लोगों में जो IAS की पोजीशन पे बैठे हो, जो सेक्रेटरी की पोजीशन पे बैठे हो, उसमें एक भी इस तरीके का व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए ये चीजें मतलब बहुत भयंकर है। इस प्रोफेसर बना दिया गया, फुल फेज प्रोफेसर। अभी तो मैं खुद 10 साल नौकरी करते हुए जो असिस्टेंट में बैठा हुआ हूं, वो ऐसे व्यक्ति को जो है सीधा प्रोफेसर बना दिया गया असम यूनिवर्सिटी में, और वो असम के CM का भाई था, बन गया, किसी ने नहीं रोका, लेटरल एंट्री के थ्रू हुआ। तो ये सब कहानियां बहुत, मतलब ये तो ऐसा है कि एक लाइफ में खत्म भी नहीं हो सकता, कभी बैठ के चर्चा करने लायक कहानी है। तो ये तो मतलब तो मुझे लगता है कि सवाल तो लगभग सबके आ गए हैं, तो इसको वाइंड अप हम लोग कर लें। कप्तान जी सर, साहब, जी सर, आप जी सर, एक बार बहुत आप फाइनली आप कंक्लूड कर दीजिए, आप ही कीजिए। नहीं। वैसे तो सर कंक्लूड हो ही गया। बस मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मैंने जब भी आपको याद किया समाज को मतलब मार्गदर्शन के लिए, आपने आज तक भी एक मतलब जरूरी काम से भी आपने कभी कोई बहानेबाजी नहीं की, बल्कि सर जरूरी काम छोड़ के भी जुड़े सर। इससे ज्यादा और इससे बेटर कंक्लूजन और क्या हो सकता है कि मैं इन सभी को अरे बताऊं यहाँ पर जो भी जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू और भाई, इसी तरह थैंक की सर ये मुहिम हमें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, बिकॉज अभी जैसे अपन पेशा कानून की बात करते हैं तो वो लागू होना नहीं होना एक बाद की बात है, लेकिन लोगों के दिमाग में जो चल रहा है भाई ये पेशा कानून ऐसा होता क्या है जिसकी रोज रोज चर्चा होती है, सुनने को मिलता है, लेकिन इसका जानते ही नहीं है कि फाइनली ये होता क्या है, इससे एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो सर किसी दिन इस पे और अपन को आना पड़ेगा, जो पेशा ठीक, कानून है ना, इस पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अभी हालांकि थोड़ा मैं जी 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 नहीं नहीं बिल्कुल, अभी मैं एक इंटरेस्टिंग, हम सब लोग जुड़े हुए हैं तो मैं बता ही दूं कि जी अभी संविधान सभा में जो आदिवासी थे उन पर एक जी काम चल रहा है, और उम्मीद है जी, वो होली तक आ जाएगा। तो बहुत तब बढ़िया सर, हम लोग बहुत। ये देख पाएंगे कि भाई संविधान में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। क्योंकि हम्म खेल को अगर समझना है तो जड़ से समझना शुरू करते हैं भाई, हम्म बेईमानी कहां पर हुई। असल कहानी है कि हम हम्म अक्सर क्या करते हैं कि पेड़ की पत्तियों पे ध्यान देते, जड़ में किसी का ध्यान नहीं है। तो मैं हम्म कोशिश कर रहा हूं कि हमारे साथ समझ में, हमारे लोग समझे तो सही कि हमारे साथ बेईमानी कर कौन रहा है और कहां हम्म बेईमानी हो रही है। आप जानकर के हैरानी होगी, 1946 में ST को संविधान सभा में पहुंचने के लिए जनरल सीटों से चुन करके आए थे, एक भी सीट रिजर्व नहीं थी। हम्म। SC के 30 लोग आए थे, और SC ST का और रिजर्व कैटेगरी से थे ज्यादातर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। क्योंकि उसके लिए रिजर्वेशन था, और ST का कोई रिजर्वेशन नहीं था। जी, एक क्वेश्चन है सर, ये युवराज मीना पूछ रहे हैं जी कि जो फेक कंप्लेंट्स हैं, जैसे कोई कंप्लेंट है ना फेक पाई गई, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, देखिए, है ना। एक ये युवराज जी, मैं आपको बात बताऊं। पहले तो अगर इस बात का रेशियो हम लोग देखेंगे कि कितनी कंप्लेंट्स फेक होती है, तो यूनिवर्सिटीज में बच्चा ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए, अगर ग्रेजुएशन करने आया तो 3 साल, MA करने आया तो आजकल तो 1 ही साल की हो गई, PhD करने आया तो वो 3-4 साल के लिए, 5 साल मैक्सिमम होता है। तो ज्यादातर बच्चे इस प्रोसेस से दूर ही रहते हैं।
उनको पता है कि इसमें जाने का मतलब है कि आप डेली की आपकी पूरी लाइफ जो है ना एक्सपॉइल होती है, और फिर आप सबकी नजरों में भी आते हैं। तो मैक्सिमम टाइम तो होता है कि जेन्युइन कंप्लेंट ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मान ले कि कोई एक आदमी ने भी अगर कंप्लेंट कर दी, तो उसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है। उसका मैकेनिज्म होता है कि जो आईओ होता है, जो अथॉरिटी होती है, वो चेक करके भाई ये कंप्लेंट जेन्युइन है कि नहीं है। अगर कंप्लेंट जेन्युइन नहीं है तो वहीं डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर वो जेन्युइन है और अथॉरिटी ने जानबूझ के उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, और आपने कहा कि नहीं, अगर फेक पे कंप्लेंट पे आपको जो है ना पेनलाइज करना चाहिए, तो जेन्युइन कंप्लेंट पे भी आपको पेनलाइज किया जाएगा। और जेन्युइन कंप्लेंट फिर लोग करने से कतराएंगे। इसलिए इस पे जो है ना, आप अगर उल्टा इसको लगा देंगे तो जेन्युइन कंप्लेंट करने कोई नहीं जाएगा। आप देख लीजिए हमारे घरों में आसपास महिलाओं को लेकर के जो लोग शादीशुदा हैं, यहां पे जितने 90-95 लोग जुड़े हुए, जितने लोग देख रहे हैं, देख चुके हैं, एक भी लोग बता दीजिए उनमें से ईमानदारी से जो शादीशुदा है, किसने अपनी पत्नी पर हाथ आज तक नहीं उठाया है? 90% उठा चुके हैं। क्या आपके खिलाफ आज तक कोई कंप्लेंट हुई? शायद ही किसी के खिलाफ हुई होगी। आप में से किसी ने हाथ नहीं उठाया होगा तो गाली दे चुके होंगे, ठीक है? आप मां बहन कर चुके होंगे अब तक, ठीक? तो आप सोच लीजिए कि आपके खिलाफ कंप्लेंट का रेशियो क्या है। तो इसीलिए अगर आप पिनलाइज करना शुरू कर देंगे तो होगा ये कि जेन्युइन कंप्लेंट भी नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि उसको पता है कि एक तरफ तो वो आदमी जो उसका शोषण कर रहा है वो तो कर ही रहा है, और शिकायत करने जाएगा तो वो भी आपको पिनलाइज करेंगे। तो फिर तो आप शिकायत ही क्यों करेंगे? उसी का एक ही आदमी का शोषण झेल लेंगे, दूसरे के पास क्यों जाएंगे फिर वो झेलने के लिए? तो इसलिए कोर्ट तो ओपन है ही। यदि कोई फॉल्स कंप्लेंट पाई गई तो कोर्ट का तो रास्ता फिर भी ओपन ही है, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट तो नहीं किया। कोर्ट का रास्ता ओपन है, और फॉल्स अगर कंप्लेंट है तो कॉलेज में भी उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। ऐसा नहीं कॉलेज में डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसको आपने पेनलाइज करना शुरू किया, उसको अगर दंड देना शुरू किया फॉल्स कंप्लेंट को, तो आपकी एक भी कंप्लेंट नहीं होगी, आपकी जेन्युइन कंप्लेंट भी नहीं होगी। तो वही चीज जैसे महिलाओं के केस में है, डॉरी के केस में, तमाम केसेस में है। हम ये नहीं कहते कि उसमें फेक नहीं होता, फेक भी होते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, लेकिन उसका जो परसेंटेज रेशियो निकल के आएगा ना, वो पॉइंट्स में आएगा। उसमें 99% केस जेन्युइन होंगे, 0.1% केस ऐसे होंगे जो फेक होंगे, और उसको आप प्राइमरी लेवल पे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जैसे थाने में जब आप जाते कोई शिकायत लेकर के, तो थाने में जाते पहले दिन एफआईआर थोड़ी लिखता है आपकी। आईओ कहता है ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या कहेगा, कंप्लेंट लिख के दे जाए जी, एप्लीकेशन लिख के दे दे। आप एप्लीकेशन लिख के दे आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी शिकायत जेन्युइन थी, फिर भी आपके एक्शन नहीं होता, तो फिर आप दोबारा जाते हैं, कहते हैं जी नहीं तो एफआईआर दर्ज कीजिए। तो जो आईओ होता है उसके पास भी विजडम है, और वो आईओ जो बैठा हुआ है, यहां पर जो लोग होंगे, अरे भाई 11 में से 8 लोग तो उन्हीं के हैं, तो तुमको कैसे लगता है कि उसमें एक्शन वो इतनी आसानी से हो जाने देंगे? वो जेन्युइन कंप्लेंट में ठीक से एक्शन नहीं होने देंगे। तो इतना भरोसा हमें उन लोगों पर है, हमें पता है कि वो अपने जात भाइयों को बचाने के लिए किस लेवल तक जाएंगे, वो जेन्युइन पे एक्शन नहीं होने देंगे। सोचिए जिस आदमी पर आरोप था रोहित वेमुला के केस में, वो आदमी आज की तारीख में, जिस बच्चे पे कंप्लेंट थी, जिसके खिलाफ जिसका नाम जब वो सुसाइड नोट में था, वो बच्चा आज की तारीख में जेएनयू में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर। जिस पर आरोप था, जिस व्यक्ति पर, वो आज की तारीख में हरियाणा का या शायद पंजाब का राज्यपाल है। स्मृति ईरानी उस भूमिका में थी, आज की तारीख में पूछ लीजिए कहां पर है। जो वाइस चांसलर केस में था, वो आज की तारीख में मौज काट रहा है जेन्युइन केस में। पायल तड़वी के तीनों आरोपी आराम से प्रैक्टिस छोड़ो फुल फ्लेज डॉक्टर हो गए, और अपने अपने जो है वो खोल करके बैठे हुए क्लिनिक्स। तो जेन्युइन कंप्लेंट भी नहीं हो रही है भाई, जेन्युइन कंप्लेंट पे एक्शन नहीं होता है। आप फेक का तो छोड़ दीजिए, अनिल मीणा को न्याय आज तक नहीं मिला, दर्शन सोलंकी को न्याय आज तक नहीं मिला, इंद्र मेघवाल को न्याय आज तक नहीं मिला। आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो फॉल्स कंप्लेंट पे एक्शन ले लेंगे? आप ये चिंता तो उनके लिए भी छोड़ दीजिए, वो खुद ही नहीं, जेन्युइन पे नहीं लेंगे, वो फेक पे क्या कंप्लेंट पे एक्शन लेंगे? तो ये तो दोस्त
अगर कभी हकीकत जानने, किसी को लगता है ना, किसी को लगता है कि यार यूनिवर्सिटी में, मतलब यूनिवर्सिटी की दुनिया कितनी अच्छी है, वो एक दिन आए यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तय करके, और एक दिन हम उसको यूनिवर्सिटी घुमाते हैं और उसको दिखाते हैं जन्नत कितनी असलियत में, हकीकत क्या है इस जन्नत की। कभी किसी आंदोलन में आकर के देखिएगा, पता चल जाएगा। वहीं पर गाली खाते हुए हम लोग मिल जाएंगे, जाति के लाइन पे गाली, ठीक है, और तमाम तरीके की लाइनों पे गाली खाते हुए मिल जाएंगे। आरक्षण से प्रोफेसर बना है, 30% से आ गया है, इससे आ गया है, मीणा तो पूरा खा गए, ये तो शकल से आदिवासी नहीं लगते हैं। मतलब आप कितनी चीज सुनना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें आपको सब मिल जाएंगी। खैर, तो मुझे लगता है कि इसको वाइंड अप करें कप्तान साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये चीजें रोज रोज नहीं मिलती, ना तो प्रोफेसर टाइम निकाल पाएंगे सेम सब्जेक्ट के लिए, ना मैं निकाल पाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया वाला कोई भी हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, है ना, वहां पर शेयर जरूर करें इसको, वीडियो को, है ना। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अभी सभी साथियों को नमस्कार, जोहार, सलाम। जय साथियों जय मिलते हैं जल्द। ओके कप्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। जी, थैंक यू वेरी ओके मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू।